Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. जैसा कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में आप लोगों ने अभिनंदन बैच में एक टॉपिक पढ़ा है प्रोनाउन का, और इस प्रोनाउन के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने तरह के प्रोनाउन होंगे जो एग्जाम्स के लिए आपके जरूरी हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि अभी तक की स्टडी में हमने कितने प्रोनाउन कर लिए हैं। हम लोगों ने कर लिए हैं पर्सनल प्रोनाउन और हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा है। तो आज की क्लास में प्रोनाउन के आगे के टॉपिक सिखाता हूं। तो आज सीखेंगे सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं आज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या सीखेंगे हम? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को कैसे यूज करना है आपको, और उसमें क्या क्या बातें ध्यान रखेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव बना किससे है? देखो, डेमोन्स्ट्रेशन से बना हुआ है, यानी डेमोन्स्ट्रेशन को यानी शॉर्ट फॉर्म में डेमो बोलते हैं। तो डेमो से बनता है डेमोन्स्ट्रेशन, और डेमोन्स्ट्रेशन से वर्ड बना है डेमोन्स्ट्रेटिव, प्रस्तुतिकरण जिसको बोलते हैं, यानी कह सकते हैं कि इंडिकेट करने वाले वर्ड्स। और इंडिकेट करने वाले वर्ड्स, इशारा करने वाले वर्ड्स होते हैं जिसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। और कौन कौन से वर्ड होते हैं? तो हम यूज करते हैं दिस, इसमें यूज किया जाता है दैट, इसमें यूज किया जाता है दीज, और होता है एक दोज। क्या लिखा जाता है? दोज। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये वर्ड्स हमारे लिए क्या बन जाते हैं? ये वर्ड बन जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसको बोला जाता है। अब जरा देखो कि दिस और दैट, और आगे लिखा है दीज और दोज। तो आप ध्यान देना स्टूडेंट्स कि आपको इसको यूज कैसे करना है। तो जो दिस और दीज लिखा हुआ है ना, ये वर्ड हम जब यूज करते हैं तो ये हमें यूज करना होता है पास के लिए। जब कोई चीज पास होती है ना हमारे, तो पास की रिस्पेक्ट में हम क्या यूज कर लेते हैं? दिस और दीज। और ऐसे ही कोई चीज आपसे दूर है, कोई चीज आपसे बहुत दूर है, तो दूर की रिस्पेक्ट में हम क्या लिख देते हैं? दैट और दोज लिखते हैं। तो कह सकते हैं कि दिस और दिस पास को दिखाता है, दैट और दोज दूर को दिखाता है। पहली बात ये ध्यान रखेंगे। अब क्योंकि दिस और दैट ये दोनों ऐसे वर्ड है जिनको हम बोल सकते हैं ये सिंगुलर वर्ड है। सिंगुलर का मतलब ही एक की बात कर सकते हैं, जबकि इनका प्लूरल क्या होता है? दीज और दोज। दीज और दोज कैसे वर्ड माने जाएंगे? प्लूरल। जबकि दिस और दैट कैसे वर्ड माने जाते हैं? सिंगुलर वर्ड माने जाते हैं। तो एक बात ये भी आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन से वर्ड सिंगुलर है इनमें से और कौन से प्लूरल है। तो कह सकते हैं कि दिस का प्लूरल दोज होता है और दैट का प्लूरल क्या होता है? दोज होता है। ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि सर कितने दूर और कितने पास, कितने दूर हो कि हम दैट लगाएं और कितने पास हो कि क्या लगा दें? इसमें हम लगा दें दिस और दिस। तो इसका आंसर है कि जो चीज हमारी अप्रोच में होती है, जिसको हम इजीली पकड़ सकते हैं, जहां तक हमारा अप्रोच है। जैसे देखिए, मैं कैमरे को नहीं पकड़ पा रहा हूं तो मैं दिस नहीं दैट बोल दूंगा, यानी जहां तक मैं इजीली टच कर सकता हूं, कैरी कर सकता हूं, जैसे स्क्रीन को टच कर सकता हूं, ठीक है। अब फैन है उसको नहीं टच कर सकता। तो जहां तक अप्रोच नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में हम दैट और दोज लगाते हैं, और जहां हमारी अप्रोच है, जहां तक पकड़ा जा सकता है, वहां तक दिस और दीज लगाना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो देखना बहुत जरूरी है। तो देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे लिखते हैं कि आपके लिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, द स्ट्रीट, ध्यान देना, द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली इज वाइडर then the street of पानीपत। देखो जरा, अब ये देखो सेंटेंस हमारे सामने। अब मैं यहां देखो कंपैरिजन किस किस का कर रहा हूं? स्ट्रीट ऑफ दिल्ली का कंपैरिजन हो रहा है स्ट्रीट ऑफ पानीपत। तो आप देखो ध्यान से, तो आपको ये रियलाइज होगा कि
कहां तो दिल्ली की स्ट्रीट है और कहां तो पानीपत की स्ट्रीट है। इसमें डिस्टेंस का सेंस आ रहा है, दूरी का सेंस आ रहा है, और दूरी का सेंस दिखाने के लिए आपके पास दो वर्ड हैं, दैट और दोज। दैट और दोज यूज करते हैं हम। अब देखो जरा ध्यान से, क्योंकि हम तो प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, और प्रोनाउन मैंने क्या बोला था शुरू में ही, प्रोनाउन हम यूज क्यों कर रहे हैं? प्रोनाउन यूज तब होता है जब नाउन का रिपीटिशन होता है। तो देखो यहां भी क्या लिखा है, द स्ट्रीट, और यहां पर भी क्या लिखा है, द स्ट्रीट। तो एक ही लाइन में नाउन कैन नॉट बी रिपीटेड, नाउन को रिपीट तो नहीं कर सकते, तो एक में हमें प्रोनाउन चाहिए होगा। तो अब हम इसको नहीं हटाएंगे, हम उसको हटा देंगे, उसको हटाएंगे, और इसको हटाने के बाद इसकी जगह पे हम इसको क्या लिख देंगे, एक प्रोनाउन। तो स्ट्रीट के लिए हमें प्रोनाउन चाहिए। देखो कहां तो दिल्ली की स्ट्रीट और कहां पानीपत की स्ट्रीट, बहुत बड़ा डिस्टेंस आ गया, दूरी का सेंस आ रहा है, और दूरी का सेंस देने के लिए हमें यहां पे एक प्रोनाउन लेना पड़ेगा, वो क्या होता है, दैट। तो क्या बन जाएगा फाइनली आंसर, द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली इज वाइडर देन दैट ऑफ पानीपत हो जाना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि दैट ऑफ क्यों लगाएंगे, आपको बुक्स में लिखा मिलेगा कि दैट ऑफ का यूज कर लो। भाई ऑफ तो लगा हुआ है पहले से, ऑफ तो पहले से लगा हुआ है, हमको बस दैट लिखना है। और क्यों लिख रहे हैं दैट, इसका रीजन बता रहा हूं, क्योंकि यहां भी स्ट्रीट लिखा था, वहां भी स्ट्रीट लिखा था, तो हम नाउन को रिपीट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए ही तो प्रोनाउन सिखा रहा हूं आपको। तो यहां दूरी का सेंस है, तो मैं क्या लगा दूंगा, यहां पे दैट लगा दूंगा। तो दैट ऑफ नहीं, दैट लगाना है आपको। ऑफ तो पहले से लिखा हुआ है, जैसे स्ट्रीट ऑफ लिखा है ऐसे हमने वहां पे लगा दिया। अब जरा देखो, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करता हूं मैं आपके लिए। अब मैं लिखता हूं द स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली आर more intelligent than the students of मुंबई। देखो जरा ध्यान से, अब इसमें ध्यान देना, तो लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली आर मोर इंटेलिजेंट देन द स्टूडेंट्स ऑफ मुंबई। अब आप ध्यान दो तो आपको रियलाइज होगा कि यहां पे अब देखो लिखा है द स्टूडेंट्स और यहां भी लिखा है द स्टूडेंट्स, लेकिन कहां तो दिल्ली के स्टूडेंट्स और कहां मुंबई के स्टूडेंट्स। तो एक डिस्टेंस तो इसमें भी मेंटेन हो रहा है। अब डिस्टेंस को दिखाने के लिए दो वर्ड है आपके पास, दैट और दोज है, लेकिन देखो दैट का यूज सिंगुलर के लिए करना है। आपको ये बता दिया गया है, देखो ध्यान से, कि दैट का यूज सिंगुलर के लिए, लेकिन उसका प्लूरल क्या होता है, दोज होगा। तो हमें इसीलिए दैट नहीं, अब क्या लगाना पड़ेगा, दोज लगाना होगा। क्यों दोज लगाएंगे बताओ, क्योंकि देखो ना यहां स्टूडेंट ज्यादा है, और स्टूडेंट ज्यादा है, जब किसी प्लूरल चीज को हटाओगे तो प्लूरल वर्ड आएगा ना। तो हम यहां पे दैट तो नहीं लगाएंगे, दैट की जगह पे अब हम क्या लगा देंगे, दोज। तो आंसर बन जाएगा द स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली आर मोर इंटेलिजेंट देन दोज ऑफ मुंबई। दोज ऑफ मुंबई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोज का मतलब स्टूडेंट्स ही है, पर हम दूरी का सेंस देने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, दोज, क्योंकि स्टूडेंट एक नहीं एक से ज्यादा है। जब एक को हटाओगे तो दैट लगा दो, जब एक से ज्यादा को हटाओगे तो दोज लगा दो। ये चीज ध्यान रखनी होती है। तो इसी को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो कि डिस्टेंस मेंटेन करता है। ठीक है जी, डिस्टेंस के लिए इसको यूज करते हैं। जैसे फिर से ट्राई करते हैं, देखो अब मैं लिखता हूं दैट आर, ये सॉरी यहां लिखते हैं अलग पेज पे, दैट वर द डेज when we used to play। वो दिन थे जब हम खेला करते थे, है ना, वो दिन थे जो हम खेला करते थे। तो अब यहां देखो, मैं तो पास्ट की बात बता रहा हूं आपको, पास्ट की बात बता रहा हूं। यहां वर लगा है और वहां यूज्ड टू लगा हुआ है, दोनों पास्ट के इंडिकेशन है। अब देखो यहां पे डेज तो ज्यादा है, हम दिनों की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, और यहां पे तो वर लगा हुआ है, तो इसमें दैट नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि ज्यादा है, और दैट सिंगुलर वर्ड होता है, और सिंगुलर है तो दैट का प्लूरल क्या लिखना पड़ेगा आपको, दोज। तो क्या हो जाएगा, दोज वर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू प्ले। इस तरह से तो कह सकते हैं कि दैट का प्लूरल दोज है।
इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दूरी के डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। ठीक है जी, तो ये था आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसी को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखिए मेरे साथ साथ, आपको सिखाता हूं मैं इनडेफिनेट प्रोनाउन को कैसे यूज करना है। इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में थोड़ा जानते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है और कैसे इसको यूज किया जाएगा। देखो जरा, इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन समझते हो। इनडेफिनेट से एक बात समझ में आती है कि जो भी आप प्रोनाउन यूज करने जा रहे हो ना, वो क्लियर नहीं होगा, वो क्लियर नहीं होगा। यानी इनडेफिनेट का मतलब होता है कि दो कैटेगरी इनडेफिनेट की बनाई जाती है। ये ध्यान रखना, कितनी कैटेगरी बनाएंगे इसकी, दो कैटेगरी। यानी एक में हम जो वर्ड लिखेंगे वो कौन से संबंध करेगा, लिविंग से। लिविंग के दो हमारे पार्ट बन जाएंगे, ठीक है ना। लिविंग के कितने पार्ट बनाएंगे हम, दो पार्ट। और एक हमारा बन जाएगा नॉन लिविंग। एक क्या बनाएंगे हम लोग, नॉन लिविंग। हाँ, नॉन लिविंग का एक ही पार्ट बना रहेगा, ठीक है। लिविंग के दो पार्ट और नॉन लिविंग का एक ही पार्ट बना रहेगा, ये वर्ड याद रखना, ठीक है जी। उसके बाद ध्यान रखें, अब मैं आपको दिखाता हूं इनडेफिनेट। देखो इनडेफिनेट का मतलब क्या है, ध्यान देना। इनडेफिनेट का मतलब होता है जब आप प्रोनाउन लिखते हैं ही, तो मुझे समझ में आता है लड़के की बात हो रही है। जब आप लोग प्रोनाउन लिखते हो क्या, शी, तो मुझे समझ में आता है गर्ल की बात हो रही है। इनडेफिनेट का मतलब क्लियर नहीं है। अब अगर मान लो कोई मैं ऐसा वर्ड यूज कर लेता हूं जैसे समबडी, तो समबडी मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। एवरीबडी मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो क्लियर नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है। तो इसीलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, इनडेफिनेट प्रोनाउन, जिसमें जेंडर क्लियर नहीं होता, ठीक है। उसमें जेंडर क्लियर नहीं होगा कि लड़का है कि लड़की है कि नॉन लिविंग है, तो ये ध्यान रखें। तो अब मैं ऐसे वर्ड्स लिखता हूं जिनको हम इनडेफिनेट बोलते हैं प्रोनाउन। तो ये रहा आपके सामने, एक है एवरीबडी, बडी वाले कुछ वर्ड्स होते हैं। एवरीबडी आप लोग यूज करते होंगे नोबडी, एवरीबडी, नोबडी। आप यूज करते होंगे एनीबडी, ठीक है। और क्या यूज करते हैं, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, समबडी। समबडी भी आप यूज करते हैं, समबडी। तो ये देखो जरा ध्यान से, तो इस तरह से बात बन जाएगी बडी वाले वर्ड्स। लेकिन कभी कभी ना बडी नहीं लिखते हो आप लोग, बडी के प्लेस पे वन लिख देते हो, जैसे एवरीवन, ठीक है। नो की जगह पे क्या लिख देते हो, नो वन। फिर एनीवन, फिर आपने लिखा समबडी की जगह पे समवन, समवन, ठीक है। ये चीजें हैं आपके सामने। तो अब देखो जरा, ये जो वर्ड्स लिखे हैं हमने, ये सारे के सारे वर्ड्स ध्यान रखेंगे, ये सब के सब वर्ड हमारे क्या बन जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। बट ये सारे वर्ड किससे बिलोंग करेंगे, लिविंग से। ये लिविंग की बातें करते हैं, नॉन लिविंग की बातें नहीं करेंगे, ये लिविंग की बातें करेंगे। और उसके बाद आता है हमारा नॉन लिविंग वाला सेक्शन। नॉन लिविंग में क्या होता है, देखो एवरी तो लिखते ही हैं हम, ठीक है। सॉरी, नॉन लिविंग के लिए हम क्या लिखेंगे, नॉन लिविंग के लिखेंगे थिंग। तो यहां पे देखो मैं आपके लिए लिखता हूं एवरी और साथ में लिख देता हूं थिंग, तो क्या बन जाएगा, एवरीथिंग। एवरी के साथ जोड़ दिया एवरीथिंग। फिर आपने लिखा सम के साथ, जो कि क्या बन जाएगा, समथिंग। एनी के साथ क्या बनेगा, एनीथिंग। नो के साथ क्या बनेगा, नथिंग। ये सारे थिंग वाले वर्ड जोड़ दिए मैंने, तो ये भी तो प्रोनाउन है, इनडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं इनको भी। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन है सारे के सारे। ये देखो जी, इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है जी, ये भी हमारे वर्ड बन गए। तो अब देखो जरा, दो कैटेगरी बन गई, दो तरह के वर्ड बन गए। एक हम किसको बोलते हैं, लिविंग से रिलेटेड, एक है नॉन लिविंग से रिलेटेड। और आप जाने ये सारे के सारे, क्योंकि ये प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट भी बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। और आप ध्यान इस बात का रखेंगे कि अगर ये सारे वर्ड सब्जेक्ट है ना, तो ये सारे के सारे वर्ड सिंगुलर हैं कि प्लूरल है ना। इनको सिंगुलर मानेंगे कि प्लूरल मानेंगे। हमें नाउन प्रोनाउन का हमेशा पता होना चाहिए कि कौन सा सिंगुलर और कौन सा प्लूरल है, क्योंकि उसके हिसाब से वर्ब लगानी होती है हमें। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें एवरीबडी प्लूरल है, समबडी प्लूरल है और एवरीवन भी प्लूरल है। ऐसा गलत करते हो तुम लोग। बडी और वन वाले सारे के सारे वर्ड दिखने में ज्यादा लगते हैं,
पर ये एक्चुअली सारे वर्ड क्या माने जाते हैं? सिंगुलर। ये सब के सब क्या वर्ड माने जाते हैं? सिंगुलर। इनको कभी भी आप प्लूरल मत मानना, ये सब वर्ड सिंगुलर माने जाएंगे। यानी बडी वाले और वन वाले वर्ड्स हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर। तो अगर मुझे इनके साथ वर्ब लगानी हो कभी भी, तो इनके साथ वर्ब भी मैं कैसी लिखूंगा? हमेशा इनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा मुझे कैसी लिखनी पड़ेगी? सिंगुलर वर्ब। आप लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का टॉपिक पढ़ते हो भाई। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जिसमें सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाई जाती है, कोई अलग से टॉपिक थोड़ी ना है वो सारे टॉपिक में से थोड़ा थोड़ा पार्ट उठाया जाता है। कुछ पार्ट नाउन का है, कुछ एडजेक्टिव का है, कुछ एडवर्ब का होगा, कुछ आर्टिकल से बन जाता है, कुछ हमारा इससे बन जाता है प्रोनाउन से। ये सारे टॉपिक मिक्स होके हमारे लिए क्या बन जाते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अलग से टॉपिक पर अलग से क्यों पढ़े हम? जब हम साथ के साथ पढ़ रहे हैं तो देखो, आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब भी पढ़ोगे ना तो ऐसे वर्ड दिखाई देंगे आपको। उसमें लिखा होगा कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब लिखनी है, क्योंकि ये सिंगुलर माने जाते हैं। सिंगुलर माने जाते हैं तो इनके साथ वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। यानी इज आर में से इज लगा सकते हो, वोज वर्ब में से वोज लगा सकते हो, हैज हैव में से हैज लगा सकते हो। लेकिन बात अगर मैं इनकी करता हूं, थिंग वाले वर्ड्स की, तो भाई ये तो वस्तु है, एक की बात करते हैं तो ये वर्ड भी क्या माने जाते हैं? सिंगुलर। इन वर्ड को भी क्या मान लिया जाता है? सिंगुलर। तो इनकी वर्ब भी कैसी रहती है? इनके साथ आने वाली वर्ब भी हमेशा क्या रहने वाली है? सिंगुलर वर्ब। प्लूरल नहीं आता। समथिंग इज होगा कि आर होगा? बच्चे कह रहे सर इज होगा। एवरीथिंग इज होगा कि आर होगा? इज होगा। यानी ये सारे वर्ड सिंगुलर हैं। यानी ये लिविंग और नॉन लिविंग जो इंडेफिनेट प्रोनाउन जिसको मैं बोल रहा हूं, वो सब के सब सिंगुलर होते हैं। इनको गलती से भी प्लूरल मत मानना। बच्चे कह रहे सर एक जगह पे प्लूरल बन जाते हैं, ये क्या होती है वो जगह? आपने शायद से पढ़ा भी हो, क्वेश्चन टैग। नाम याद आ गया होगा आपको क्वेश्चन टैग से? एक भाई क्वेश्चन टैग बनाते समय ध्यान रखना इस बात को कि जब इनकी क्या बनाई जाएगी? क्वेश्चन टैग। तो ओनली क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, ओनली फॉर मेकिंग क्वेश्चन टैग, ध्यान रखना मैं सारी जगह पे नहीं कह रहा हूं, ओनली क्वेश्चन टैग बनाने के लिए बोल रहा हूं कि जब आप क्वेश्चन टैग बनाओगे, ओनली फॉर मेकिंग क्वेश्चन टैग, जब आप क्वेश्चन टैग बनाने वाले हो तो ये वर्ड, ये सब के सब जब क्वेश्चन टैग बनती है, अचानक से क्वेश्चन टैग बनाते समय, फॉर मेकिंग क्वेश्चन टैग, इन सभी वर्ड्स को हम प्लूरल कंसीडर करते हैं। और प्लूरल है तो इनके लिए क्या लिखा जाता है? दे। और दे के साथ आने वाली वर्ब भी क्या हो जाती है? प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब बन जाती है? प्लूरल वर्ब। दे के साथ आएगा प्लूरल। अगर मैंने देखो इनको नॉर्मली यूज किया तो सिंगुलर। अगर मैं इनकी क्या बनाऊंगा? क्वेश्चन टैग। सेंटेंस के एंड में जो लिखा जाता है, क्वेश्चन टैग बनाते समय ये वर्ड क्या बन जाते हैं? दे। और दे के साथ इज नहीं आर आएगा, वोज नहीं वर आएगा, हैज नहीं हैव आएगा। अरे सिंगुलर की जगह प्लूरल लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब बच्चे कह रहे सर ऐसा क्यों होगा? आपको समझना पड़ेगा ये बात कैसे होगा। देखो मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा कि एवरीबडी इज रेडी, ये लिख दिया मैंने। और छोटा सा यहां पे मैंने बोला चलो क्वेश्चन टैग बना के दिखाओ, एक छोटी सी क्वेश्चन बना के दिखाओ मुझे। इसी को क्वेश्चन टैग बोलते होंगे हम लोग। इसका रूल होता था क्वेश्चन टैग का कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगी, सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगी। ये तो रूल सीख लिया था हमने। अब जरा देखो यहां लिखा है एवरीबडी। भाई एवरीबडी तो किसकी बात करता है? सारों की। लेकिन ये वर्ड तो सिंगुलर है ना, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा है कि ये सारे वर्ड सिंगुलर होते हैं, तभी तो मैं इज लगा पा रहा हूं यहां पे। लेकिन जैसे ही इसकी क्वेश्चन टैग बनेगी ना, तो ओनली क्वेश्चन टैग बनाते समय ये इज का हमें यहां पे पहले तो इन सब के लिए दे लेना पड़ेगा। अब इज ना रह करके क्या बन जाएगा? आर। और आर का नेगेटिव हो जाता है आर एंड दे। ये बनाना पड़ेगा। बच्चे कर सर ऐसा क्यों होगा कि वैसे तो आप इनको क्या बोल रहे हो? सिंगुलर, लेकिन क्वेश्चन टैग बनाते सब इसको प्लूरल क्यों कर रहे हो? इसका जवाब अभी मिलेगा आपको। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा एवरीबडी इज रेडी। बच्चे कह रहे सर यस वी आर रेडी। मैं जब भी ऐसा ऑफलाइन में पूछता हूं कि एवरीबडी इज रेडी, तो मैंने तो सिर्फ एक से पूछा ना, कि मैंने क्लास से पूछा। क्लास से पूछा एवरीबडी इज, मैंने इज लगाया, उन सब बच्चों ने क्या? यस वी आर रेडी। उन सब ने रिप्लाई कर दिया। अरे जब इतने सारे लोग रिप्लाई करेंगे तो उन सब के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? दे लगाना पड़ेगा।
और अगर उनके लिए दे लगाएंगे तो दे के साथ इज थोड़ी ना आएगा, आर आएगा। यानी दे के साथ तो सिंगुलर नहीं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है हमेशा। इसीलिए तो जितने भी बड़ी वाले वर्ड्स हैं, ये जितने भी बड़ी वाले वर्ड्स हैं, वन वाले वर्ड्स हैं, इनकी क्वेश्चन टैग बनाओ। वैसे ये सिंगुलर है, देखो वैसे सिंगुलर है, लेकिन ओनली क्वेश्चन टैग में ये बन जाते हैं प्लूरल, तो हमें दे लगाना पड़ता है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखें। तो आगे देखते हैं फिर से। अब मैं लिखता हूं क्वेश्चन फिर आपसे, समथिंग। अब देखो समथिंग, तो बताओ समथिंग के साथ मैं इज लगाऊं कि आर लगाऊं? बच्चे कह रहे सर इज लगाओ आप, क्योंकि ये वर्ड नॉन लिविंग वाले ये भी तो सिंगुलर ही होते हैं, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इज। समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, ये वाला सेंटेंस लिख दिया आपके लिए, समथिंग इज मिसिंग। और मैं बोलता चलो इसकी क्वेश्चन टैग बनाओ। अब बच्चे कह रहे सर इसकी क्वेश्चन टैग में भी दे लगा दो। नहीं लगा सकते दे आप। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि देखो मैंने अगर लिविंग से कोई क्वेश्चन पूछा, क्योंकि क्वेश्चन टैग में तो कंफर्म करते हैं हम लोग, मैंने आपसे कंफर्म किया एवरीबॉडी इज रेडी, आप सबने रिप्लाई कर दिया यस वी आर रेडी। अब यही बात मैं कैमरे से पूछूं समथिंग इज रेडी, तो यह कैमरा रिप्लाई करेगा? अरे भाई नॉन लिविंग रिप्लाई थोड़ी ना करती है, इसीलिए इसकी क्वेश्चन टैग में वस्तु के लिए, नॉन लिविंग के लिए इट ही लगेगा, नॉन लिविंग के लिए इट लगेगा, और जो वर्ब है वो सेम रहेगी, तो इज है, और इसका नेगेटिव हमें बनाने के लिए क्या लिखना पड़ता है? इजंट इट, इजंट इट। तो क्या बन जाएगा? समथिंग इज मिसिंग का हो जाएगा इजंट इट, तो बन गया क्वेश्चन टैग। यानी कि क्वेश्चन टैग बनाते समय अगर आपने लिखा थिंग वाले वर्ड, तो आप वैसे इसको सिंगुलर मानोगे, लेकिन जैसे ही इसकी क्वेश्चन टैग बनेगी, जैसे ही इसकी क्या बनेगी? क्वेश्चन टैग, तो भी ये वर्ड क्या रहने वाले हैं? सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ आप इट लिखोगे तो इसकी क्वेश्चन टैग बन जाएगी। ये ध्यान रखना, ठीक है ना, इस तरह से चलना है। तो ये वर्ड ध्यान रखना है, ये वर्ड वैसे सिंगुलर है पर इसकी क्वेश्चन टैग प्लूरल बनेगी, ये वर्ड वैसे भी सिंगुलर रहेंगे और क्वेश्चन टैग में भी सिंगुलर, क्योंकि नॉन लिविंग से क्वेश्चन करने पर कोई रिप्लाई नहीं आने वाला है। इसी तरह से, ठीक है जी। चलो एक क्वेश्चन और लिखें, देखो एक क्वेश्चन और। nobody has come on time। अब सोचो जरा कि nobody के साथ मैं हैज लगाऊं कि हैव लगाऊं? अब बच्चे कह रहे सर आपको हैज ही लगाना चाहिए, क्योंकि बडी वाले सारे वर्ड सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं, तो nobody has हो गया, nobody has come on time, यहां तक तो कोई गड़बड़ नहीं लगती। अब सोचो यहां हैज लिखा है, तो क्या मैं यहां भी हैज लिखूंगा क्वेश्चन टैग के लिए? बच्चे कह रहे सर नहीं, पहले आप nobody के लिए लिखो दे, क्योंकि एक से ज्यादा का रिप्लाई आता है तो हमें हमेशा प्लूरल लिखना पड़ता है, दे हमेशा प्लूरल लिखना है। क्वेश्चन टैग जब जब इन सब वर्डों की बनेगी 8 की, तो दे ही लगाया जाता है, ध्यान रखना। अब बच्चे कह रहे सर दे के साथ तो हैज नहीं लगा सकते, तो दे के साथ आप लगाओ हैव, दे के साथ हैव लगाओ। और अब सोचो हैव को हैवेंट करना है कि नहीं करना है? बच्चे कह रहे सर मत करो, क्योंकि nobody नेगेटिव वर्ड है, अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग कैसी बनती है? पॉजिटिव बनती है, नॉट लगाने की कोई जरूरत इसमें नहीं होगी, तो बन जाएगा हैव दे, हैवेंट दे नहीं होगा। फिर देखो एक नथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब देखो नथिंग लिखा है, यहां पे वस्तु लिखी है, तो थिंग के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इट लिखना पड़ेगा, थिंग के लिए तो इट लिखना पड़ेगा। और यहां लिखा है इज, तो पहले मैंने इज लिख दिया यहां पे। अब देखो वस्तु है तो इट ही आएगा वहां पे, यहां मत दे लगाना, इनके वर्ड हमेशा सिंगुलर होते हैं। अब देखो इज को इजंट करना है कि नहीं करना? बच्चे कह रहे मत करो सर, नथिंग एक नेगेटिव वर्ड है, तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगी? पॉजिटिव, इजंट नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है हमारा, इसको बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। ये हमारा कैसा प्रोनाउन बना? इनडेफिनेट प्रोनाउन बन गया। तो आज की क्लास में अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? देखो अभी तक हमने डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ लिया है, और डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद हमने पढ़ लिया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो अब सिखाता हूं मैं आपको एक नया प्रोनाउन, और उस प्रोनाउन का नाम होगा माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना, उसको बोला जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोला जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करने का तरीका सिखाता हूं, कैसे यूज करते हैं जरा देख लो। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है दो सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड,
ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन में हम कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन में हम यूज करते हैं WH फैमिली वाले वर्ड्स। कौन से वर्ड होते हैं वो, WH फैमिली वाले। पर ऐसा नहीं कि सारे यूज कर सकते हो, कुछ लिमिटेड से वर्ड यूज करते हैं। वो कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहला यूज करते हैं आप लोग हु। पहला वर्ड क्या होता है जी, हु। दूसरा वर्ड क्या यूज करते हो आप लोग, हुम। पहला वर्ड हु हो गया, तो दूसरा क्या यूज कर लिया हमने, हुम। ये वर्ड है, तो दो दो करके सिखाता हूं मैं आपको कि एक वर्ड है हमारे पास हु और एक है हुम। तो देखो हु और हुम दोनों में ध्यान रखना कि हु को ग्रामेटिकली एक क्या माना जाता है, सब्जेक्ट माना जाता है, यानी हु का रोल एक सब्जेक्ट की तरह डिसाइड किया जाता है, और हुम का रोल एक सेंटेंस में हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह रिप्लाई किया जाता है। यानी ऑब्जेक्ट की कमी कौन पूरी करेगा, हुम, और सब्जेक्ट की कमी कौन पूरी करेगा, हु। ये ग्रामेटिकली वर्ड्स हैं, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद इन दोनों को हम यूज करेंगे लिविंग पर्सन के लिए। भाई इनका यूज नॉन लिविंग और एनिमल के लिए नहीं कर सकते हो आप लोग, इनका यूज करते हैं लिविंग पर्सन के लिए। तो लिविंग पर्सन के लिए आप चाहो तो हु लगा दो, चाहो तो हुम लगा दो, ठीक है। अब बच्चे कह रहे सर फिर अगर नॉन लिविंग और एनिमल आया तो क्या यूज करेंगे, भाई नॉन लिविंग और एनिमल आएगा तो आपके पास एक नया वर्ड बन जाएगा जिसको बोलते हैं विच। क्या बोलते हैं इसको, विच। तो विच को यूज कर लो आप। भाई लिविंग के लिए क्या था आपके पास, हु हुम, तो नॉन लिविंग का भी ऑप्शन होना चाहिए। तो नॉन लिविंग का ऑप्शन जब आपको किसकी बात करनी पड़े, नॉन लिविंग की, और साथ में एनिमल्स की, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट वगैरह, इनकी बात करने के लिए ही हमें क्या लिखना पड़ता है, विच। डॉग के लिए विच लगा सकते हो आप, है ना, डॉग के लिए लगा दो। और ये नॉन लिविंग के लिए, घड़ी के लिए, वॉच के लिए, कैमरा के लिए, ये सारे नॉन लिविंग है तो विच लगा दो आप। लिविंग के लिए दो ऑप्शन मिले आपको, हु और हुम लगाना है, ठीक है। जैसे देखो अब दो सेंटेंस देता हूं, आप उसको एक बनाएंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है आपके लिए कि आई नो मिस्टर गुप्ता, आई नो मिस्टर गुप्ता, ही इज अ पोएट। ये मैंने लिख दिया आपके लिए। अब मैं कहता हूं कि चलो ये दो सेंटेंस है, इसको एक बना के दिखा दो आप। तो एक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रिलेटिव वर्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि रिलेटिव वर्ड का काम होता है दो सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड। तो अब मैं हु लगाऊं कि हुम, तो देखते हैं जरा। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, दोनों सेंटेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि आई नो मिस्टर गुप्ता, आई नो मिस्टर गुप्ता। अब मैं ही नहीं लिखूंगा, ही की जगह पे क्या लिख दूंगा, हु इज अ पोएट। बन गया सेंटेंस हमारा। फर्क है ना। अब बच्चे कह रहे WH फैमिली वर्ड तो क्वेश्चन होते थे, अब ये क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब कौन नहीं होगा। जब ये दो सेंटेंसों के बीच में आ गया ना, तो ये क्वेश्चनिंग वर्ड ना रह करके अब क्या बन चुका है, रिलेटिव कंजंक्शन बन चुका है। आप हु का मतलब यहां पे जानेंगे, हिंदी में इसको बोलेंगे जो। क्या बोलेंगे इसको, जो। यानी इसका मतलब हिंदी में क्या बन जाएगा, जो। कि आई नो मिस्टर गुप्ता, मैं मिस्टर गुप्ता को जानता हूं जो एक पोएट है, जो एक पोएट है। तो इस हु का मतलब क्वेश्चनिंग वर्ड ना होकर के अब क्या बन चुका है, रिलेटिव वर्ड बन गया है, और इसका मीनिंग जो है, जो। फिर आगे देखते हैं। अब मैंने लिखा आपके लिए कि आई नो मिस्टर गुप्ता, आई नो मिस्टर गुप्ता। यस सॉरी, इसको रुको, इसको दोबारा लिखता हूं मैं नीचे, नेक्स्ट पेज पे, पूरा नहीं आएगा। हाँ यहां नीचे लिखता हूं मैं, देखो। अब मैं यहां लिख रहा हूं कि अगर मैं बोलता हूं आई हैव, सेंटेंस चेंज कर देते हैं, आई हैव अ सन, आई हैव अ सन, आई लाइक हिम वेरी मच, आई लाइक हिम वेरी मच। ये है जी हमारा सेंटेंस कि आई हैव अ सन, आई लाइक हिम वेरी मच। तो मैं इन दोनों सेंटेंसों को एक बनाता हूं, तो अब मुझे इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, देखते हैं जरा। मैं बोलता हूं कि आई हैव अ सन, आई हैव अ सन। अब यहां पे मैं लिखता हूं whom आई लाइक वेरी मच,
अब मैंने whom यूज कर लिया, much, ठीक है। तो यहां पे whom का मतलब क्या बना, जिसे, जिसे। whom का मतलब क्या है, किसे नहीं है, जिसे बन चुका है भाई। इसका मतलब क्वेश्चनिंग वर्ड नहीं है कि आई हैव अ सन, मेरा एक बेटा है जिसे मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूं, तो यहां पे जिसे मीनिंग बन गया। तो ये क्वेश्चनिंग वर्ड तो है, पर ये रिलेटिव वर्ड माना जाएगा, दो सेंटेंस को जोड़ने वाला। ये हमारा क्या बना, रिलेटिव प्रोनाउन बना, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। तो हु और हुम दोनों किसके लिए यूज करोगे, पर्सन के लिए, इंसानों के लिए। यहां मिस्टर गुप्ता की बात हो रही थी, यहां सन की बात हो रही है, तो दोनों लिविंग है और लिविंग पर्सन के लिए हु और हुम लगाएंगे। हां, जैसे ही बात किसकी आएगी, नॉन लिविंग की, तो विच लगा दो। नॉन लिविंग के लिए विच लगाओ। देखो जरा ध्यान से, नॉन लिविंग के लिए विच कैसे लगेगा। अगर मैं आप बोलता हूं सेंटेंस को जोड़ने का आपके लिए कि आई हैव अ वॉच, I have a watch, it shows time and date, it shows time and date। ये देखो जरा सेंटेंस। अब मैं दो को एक बनाता हूं, दो को एक बनाने के लिए मुझे चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन अब देखो ना, बात तो मैं वॉच की कर रहा हूं, वॉच लिविंग नहीं नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग की रिस्पेक्ट में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, विच। तो मैं बोलूंगा आई हैव अ वॉच, आई हैव अ वॉच विच हो जाएगा यहां पे, विच शोज टाइम एंड डेट, टाइम एंड डेट, विच शोज टाइम एंड डेट। कि मेरे पास एक घड़ी है जो टाइम और क्या टाइम भी दिखाती है और साथ साथ डेट भी दिखाती है। तो यानी कि इस विच का मतलब भी क्या हुआ, जो। कौन नहीं है इसका मतलब, इसका मतलब भी जो हो गया। तो देखो, लेकिन फर्क यह है कि जब लिविंग था तो मैं क्या यूज कर रहा था, हुम, लेकिन जैसे ही वॉच की बात आई, नॉन लिविंग की बात आई, तो मुझे उसके लिए क्या लगाना पड़ा, विच लगाना पड़ा। तो यही अंतर होता है हु, हुम और विच में, हु, हुम और विच में, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो इसमें यह अंतर होता है। अब देखो जरा आगे एक और नया वर्ड आता है प्रोनाउन का, जिसको किस नाम से जानते थे आप लोग, क्योंकि प्रोनाउन में, रिलेटिव प्रोनाउन में एक वर्ड हमारा बन जाता है जिसको बोलते थे आप लोग दैट। दैट के यूज में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज ही रहते हैं कि दैट का यूज कहां किया जाएगा, दैट का यूज कहां किया जाएगा। देखो, जैसे हु है, हुम है, विच है, ऐसे ही दैट, हालांकि WH फैमिली का वर्ड नहीं है, फिर भी इसको क्या मान लिया जाता है, एक तरह का ये भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। और इसको मैं कब यूज करूंगा, तो याद रखना, इसको हमेशा स्पेशल पर्पस से यूज किया जाता है, नॉर्मली नहीं, इसको स्पेशल पर्पस से यूज किया जाता है, खास पर्पस से इसको यूज किया जाता है। देखो जरा क्या क्या खास पर्पस हो सकते हैं इसके। तो आपको दैट को यूज तब करना है जब मैं कोई खास पर्पस आपको शो करूं। पहला पर्पस होता है कि आपके सामने आया लिविंग पर्सन, ठीक है जी, लिविंग पर्सन, और साथ साथ आप बात करोगे प्लस में नॉन लिविंग, नॉन लिविंग या फिर एनिमल की, कोई एनिमल की बात कर रहे हो। तो अब दिक्कत यह आएगी आपके सामने कि आप बताओ, जब मैं दोनों को मिक्स कर दूंगा तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे ना कि मैं लिविंग के लिए हु लगा दूं कि नॉन लिविंग के और एनिमल के लिए विच लगा दूं। मुझे पता है जब लिविंग पर्सन होगा तो मुझे हु लगाना है या हुम लगाना है, और नॉन लिविंग एनिमल के लिए मुझे विच लगाना है। तो अगर दोनों साथ में प्लस कर दिए जाएं, दोनों की बात हो जाए, तो सोचो क्या लगाओगे, उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारा, दैट। क्योंकि दैट के साथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पॉसिबल है, पर वो खास होना चाहिए, खास रूल बन गए यहां पे, इसलिए दैट लगाएंगे। मैं अभी एग्जांपल दूंगा, पहले रूल बता दूं कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री तो आप सब जानते होंगे किसको बोलते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता था ऐसा वर्ड जो कि सिलेक्शन करता है, जैसे कि लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, EST वाला वर्ड, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, लिटिल, लेस, लीस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट।
तो ईएसटी वाला वर्ड और मोर मोस्ट वाला वर्ड, तो उनको सुपरलेटिव डिग्री बोलते थे, और सुपरलेटिव में हम आर्टिकल द भी यूज करते थे, याद करो। और अगर मैंने एक सेंटेंस में सुपरलेटिव यूज कर लिया और दूसरे वाले में अगर मैं विच लगाता हूं या हु लगाता हूं, गलत माना जाएगा, आपको वहां दैट लगाना चाहिए, सुपरलेटिव के साथ दैट लगता है। फिर आता है आपका ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर, भाई ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, बच्चे पूछना चाह रहे हैं। भाई ऑर्डिनल नंबर में भी तो आर्टिकल द लगता है, उसमें भी द लगता है। आप नंबर को तीन तरह से पढ़ते होंगे, एक कार्डिनल, एक ऑर्डिनल और एक मल्टीप्लिकेटिव। कार्डिनल का मतलब सिंपल काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 इस तरह से। कार्डिनल का मतलब होता है क्या, कार्डिनल बोलते हैं ऑर्डर वाले वर्ड्स, जैसे कि 1 को फर्स्ट, 2 को सेकंड, 3 को थर्ड, इस तरह से बोलते हैं, रैंक दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए। ऑर्डिनल नंबर का मतलब पोजीशन दिखाने वाला वर्ड, 1 को फर्स्ट, 2 को सेकंड, 3 को थर्ड। और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव, जिसमें मल्टीप्लाई करके बोलते हैं, 1 को 1 नहीं, फर्स्ट नहीं, सिंगल बोल देते हैं, 2 को डबल बोल देते हैं, 3 को ट्रिपल बोल देते हैं, फिर टाइम से यूज करना शुरू कर देते हैं, 4 टाइम, 5 टाइम, इस तरह से। तो आप ध्यान देना कि अगर नंबर हमारा कैसा है ऑर्डिनल, तो ऑर्डिनल के बाद भी दैट आएगा। और कुछ वर्ड याद कर लो फिक्स, जैसे कि द लिटल, भाई द लिटल, द फ्यू, द फ्यू, द लिटल, एनीथिंग, नथिंग, ठीक है जी, नथिंग, द सेम, द सेम, द ओनली, द ओनली है, ऑल, ALL ऑल। तो ये सारे वर्ड्स आपके याद कर लो, इनके साथ भी हमें दैट लगाना पड़ता है, याद रखें, इनके साथ भी दैट लगाया जाएगा। अब मैं सबका एक एक एग्जांपल देता हूं, आप ध्यान देना, इसके सबके एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है एग्जांपल का आपका, कि ऑल डैश ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। इसका मीनिंग क्या बना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। तो ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। फिर दूसरा सेंटेंस लिखा आपके लिए मैंने कि शी वॉज द फर्स्ट गर्ल डैश आई हैड स्कोल्डेड। ठीक है, डांटना, स्कोल्डेड का मतलब डांटना। थर्ड लिखता हूं आपके लिए मैं, मदर गेव डैश मिल्क, या फिर मैं बोलूं मदर गेव द लिटिल मिल्क टू द बेबी डैश शी हैड। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद नंबर 4 पे मैं आपके लिए लिखता हूं, द मैन एंड द डॉग dash I saw have been killed। ठीक है जी, ये देखो, अब जरा देखो ध्यान से, तो आपको रियलाइज हुआ कि हम स्पेशल केसेस बना रहे हैं। देखो सबसे पहले मैंने यहां पे क्या लिखा है, ऑल। आप देखो इस ऑल की वजह से आगे क्या आएगा, दैट। तो यहां पे आप हमेशा क्या लिखते होंगे, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल विच ग्लिटर्स नहीं हो सकता, गलत है। ऑल दैट ग्लिटर्स, इस ऑल की वजह से दैट आया। फिर शी वॉज द फर्स्ट, यहां पे कौन सी डिग्री आ गई, देखो ये ऑर्डिनल नंबर है, द बेस्ट लिखा होता तब भी, और यहां पे फर्स्ट लिखा है तो ये ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर में भी दैट लगेगा। फिर आता है जी आपका मदर गेव द लिटिल मिल्क, तो द लिटिल आ गया। अब द लिटिल है तब भी तो यहां पे दैट लगाया जाएगा, तब भी दैट लगाएंगे यहां पे। अब यहां पे लिखा है मैन डॉग, देखो मैन कौन सी से, यहां देखो क्या लिखा है, लिविंग पर्सन।
एनिमल, डॉग कौन है? एनिमल है। दोनों मिक्स हो जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? दैट। तो जब दोनों मिक्स हो गए हैं तो उनकी रिस्पेक्ट में मुझे क्या लगाना चाहिए? दैट। क्योंकि देखो अगर मैं हु लगाता हूं तो मैन के लिए हो गया, तो डॉग के लिए क्या लगाओगे? डॉग के लिए विच लगाओगे, तो फिर मैन के लिए क्या लगाओगे? दोनों को हटा के क्या लगा दिया हमने? दैट लगा दिया। तो ये दैट के कुछ खास रूल बताए मैंने आपको, इस तरह से दैट को यूज करते हैं। ठीक है जी। तो ये था आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 3 तरह के प्रोनाउन पढ़े। डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ लिया हमने, रिलेटिव भी पढ़ लिया हमने, और साथ साथ आपने एक प्रोनाउन पढ़ा इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो फिर हम अब क्या करेंगे? इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगती हैं तो। ठीक है, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब पहले से ही कर रखा होगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जरूर डाला करें, और कुछ बातों का ध्यान रखिए कि टाइम पे क्लास लें, और जब क्लास स्टार्ट करते हैं तो पूरा लें, और ध्यान से इनको नोट कॉपी में नोट करते रहें। ठीक है जी। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।